नमस्कार साथियों। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक भी है और विस्तार से, बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे हम। सामान्य अगर देखा जाए तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है और अच्छे लेवल का प्रश्न बनता है, क्योंकि प्रश्न तो अब नया तो प्रश्न बनने से रहा, इसमें ही आपके क्या है घुमाए जाते हैं। कभी दिशा पूछ लेता है, कभी कभी भाग पूछ लेता है भौतिक प्रदेश की, ये कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है। सामान्यतः अगर हम देखें तो 4 भौतिक प्रदेश है। सामान्यतः भौतिक प्रदेश कितने राजस्थान में? 4 भौतिक प्रदेश है। और 4 भौतिक प्रदेशों में अगर हम देखें तो थारका मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, 4 भौतिक प्रदेश है। लेकिन अपन 4 तो पढ़ेंगे, उससे पहले आपके भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो आपके कौन कौन से व्यक्तियों ने कब दिया, कितने प्रकारों में बांटा। ठीक है, पूरा पीपीटी से कर रहे हैं तो आपके टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा आपको नोट्स बनाने वाली दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखो अगर हम भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले देखो भौतिक प्रदेश होता है क्या। भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये एक भूभाग है, जैसे मान लो एक ये भूभाग है, इस भूभाग में मान लो आपके एक ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र की स्थिति जैसे मान लो यहाँ की दशाएं जो होती है, यहाँ की दशाएं होती है ताप, दाब, आर्द्रता, और यहाँ की आपके देखी जाए तो जलवायु, यहाँ की जलवायु, यहाँ की आपके मृदा, यहाँ की आपके वनस्पति, यहाँ की आपके कृषि, यहाँ के आपके उद्योग, यहाँ की आपके चट्टाने, यहाँ की आपके उच्चावचीय स्थिति, उच्चावच। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उच्चावच, जलवायु, मृदा, वनस्पति, कृषि, उद्योग, चट्टान, ये सारी स्थितियां अगर देखी जाए तो इस भाग की ये स्थितियां इससे अलग है। इन दोनों की स्थितियां सबकी क्या है? अलग अलग है। ऐसे ही अगर एक भूभाग मान लो ये एक भूभाग है, इसकी आपके पूरी स्थिति, ये पूरी दशाएं हैं, ये पूरी व्यवस्थाएं हैं, ये आपके इससे भी अलग है और इससे भी अलग है। यहाँ की जलवायु इन दोनों से अलग है, यहाँ का धरातल इन दोनों से अलग है, यहाँ की मिट्टी, वनस्पति, कृषि, उद्योग, चट्टान अलग है। तो ये 3 भौतिक प्रदेश हो गए। ऐसे ही मान लो एक भौतिक प्रदेश और हो जाता अगर इसकी चट्टान इन तीनों से अलग हो। मतलब ये है कि सभी आपके जो ऐसे क्षेत्र, ऐसे भूभाग जिनकी विशेषता अलग अलग हो। ऐसे राजस्थान में सामान्यतः 4 भूभाग है। वो तो कहता है हरिमोहन सक्सेना और तिवाड़ी जी कहते हैं कि राजस्थान में 4 भूभाग ऐसे हैं जो आपके अलग अलग अपनी विशेषता रखते हैं। बाकी अगर हम देखें तो अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग वर्गीकरण दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो वीसी मिश्र ने, विनोद चंद्र मिश्र, विनोद चंद्र मिश्र। जैसे मान लो मैंने ये नया नाम लिखा, तो आप जब प्रिंट निकलवाते हो, नोट्स प्रिंट निकलवाओगे तो नया नाम मैंने लिखा है तो ये मैं आपके इसमें अपडेट करवा दूंगा। ठीक है भाई, अपन सामान्य तो ये क्या है, नोट्स टीम को दिए जाते हैं बनाने के लिए, लेकिन अपन बताते हैं तब कुछ एक्स्ट्रा बातें और आ जाती है। तो इसमें मैं आपके ये ऐड करवा के, टाइप करवा के ये आपके नोट्स में डाल दूंगा ना। आप ये मत सोचना कि ये सर ये अब कहाँ पे लिखे हैं या ये आपने एक्स्ट्रा बात बताई तो ये पीपीटी डालो, ये इसकी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं नोट्स के हिसाब से डाल दूंगा तो उसमें ये आपके ऐड कर लूँगा। ठीक है, इसको मैं सेव करके टीम को दे दूंगा कि जो जो मैंने नाम वापस इसमें लिखे है वो आप उसमें नोट्स में ऐड करके फिर इसको आप अपलोड कर देना ताकि प्रिंट निकलवा ले। ठीक है, तो विनोद चंद्र मिश्र इन्होंने आपके वर्गीकरण दिया 1966 से 68। ठीक है, इनकी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, इन्होंने 7 प्रकार बताए: पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, नहरी क्षेत्र, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीड़ क्षेत्र। देखो इसकी अगर हम बात करें तो 7 प्रकार कौन कौन से और किस प्रकार मैपिंग में देखा जाए तो
मैपिंग में अगर हम देखें तो देखो किस प्रकार है। एक आपके ये है जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है, फिर आपके ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ये आपके नहरी क्षेत्र, ये आपके कौन क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र है, फिर ये आपके अरावली है, ये आपके पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र आपके, यहाँ पर आपके ये हाड़ौती है, और यहाँ पर आपके चंबल नदी का क्या है, आपके बीहड़ है। ठीक है, जैसे मान लो एक भौतिक प्रदेश पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, दूसरा भौतिक प्रदेश आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल, तीसरा है नहरी क्षेत्र, चौथा है अरावली, पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, छठा है मान लो आपके जो लिखा हुआ दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र, और सातवां लिखा हुआ चंबल बीहड़। सही में देखा जाए तो वो चार जो भौतिक प्रदेश है उससे तो आपके मेरे को ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसको और डीप से और विस्तार से बताया हुआ। ठीक है कि भाई आपके ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है जो आपके सामान्यतः आपके थार का मरुस्थल है, इसको कहते हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये तो मरुस्थल का वर्गीकरण होता है। नहरी क्षेत्र आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला नहरी क्षेत्र है, अरावली है ही। ठीक है, और पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी भाग है, वहां पे कृषि भी ज्यादा होती है, उद्योग भी ज्यादा है। जहां पर कृषि ज्यादा, देखो एक तो यहाँ पूरी मैदानी प्रदेश में मिट्टी है जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी होती है, वहाँ कृषि ज़्यादा होती है, कृषि ज़्यादा होती है, वहाँ उद्योग ज़्यादा लगते हैं, जहाँ उद्योग ज़्यादा लगते हैं वहाँ रोजगार मिलता है, जहाँ रोजगार मिलता है वहाँ जनसंख्या जाती है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व पूरी मैदान में, उद्योग पूरी मैदान में, कृषि पूरी मैदान में, कृषि उत्पाद पूरी मैदान में, तो ये आपके पूरी मैदान है जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर आपके ये सारा है जो पूरा 5 भाग में चंबल बीहड़, चंबल नदी है जो आपके बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, और फिर आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जहाँ पे आपके कृषि होती है। तो ये आपके किसके द्वारा, विनोद चंद्र मिश्र द्वारा। फिर आपके रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह जी ने 1971 में प्रकार बताए 2, राजस्थान और राजस्थान का पठार, 2 के उपभाग बताए 4, 2 के उपभाग कितने बताए 4, 4 के लघु भाग कितने 12। वैसे देखा जाए तो इतना डीप प्रश्न पूछने का चांस बनता है, आप सोचते नहीं बनता, बनता है। कैसे बनता है, आपके अभी ईओ का पेपर हुआ उसमें आपके पूछा कि ईओ के पेपर में प्रश्न आया था कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश है, 11, 12, 13, 14। अब अपने तो एक ही पढ़ा हुआ, 4 के अलावा 5 नहीं पढ़ा हुआ, तो अपन क्या करें बताओ। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये भौतिक प्रदेश है जो आपके 12 लघु भाग है। अब देखो 4 कौन कौन से हैं, एक तो मुख्य देखा जाए तो राजस्थान और राजस्थान का पठार है, और 4 उपभाग है। तो राजस्थान के 2 भाग है, एक तो राजस्थान में देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान का मैदान, पश्चिमी राजस्थान का मैदान, और आपके देखा जाए तो बांगड़ क्षेत्र। फिर आपके राजस्थान के पठार की बात करें तो एक है राजस्थान का पठार जिसमें अरावली शामिल होती है, एक चंबल बीहड़, एक कौन सा आपके चंबल बीहड़ है। देखो कौन कौन से हैं 4 उपभाग, कौन से हैं, अलग स्लाइड ले लेता हूं मैं। रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह जी के अनुसार, रामलोचन सिंह जी की बात करें तो इन्होंने कितने प्रकार बताए आपके 2, कितने प्रकार बताए 2, राजस्थान और राजस्थान का पठार, राजस्थान और राजस्थान का, राजस्थान और राजस्थान का पठार, राजस्थान और राजस्थान का पठार। राजस्थान को अपन ने 2 भागों में बांटा, और राजस्थान के पठार को भी अपन ने 2 भागों में बांटा। एक इसका पश्चिमी राजस्थान का मैदान, पश्चिमी राजस्थान का मैदान, दूसरा है आपके बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश या बांगड़ का मैदान या बांगड़ क्षेत्र। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो पहला है आपके राजस्थान पठार, राजस्थान पठार, और इसका आपके दूसरा है चंबल बीहड़, चंबल बीहड़, कौन कौन से चंबल और चंबल बीहड़। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो राजस्थान के मैदान को वापस अपन भागों में बांटते हैं, राजस्थान के मैदान को अपन बांटते हैं, जैसे आपके एक है आपके जैसलमेर, जैसलमेर का मैदान, जैसलमेर का मैदान या जैसलमेर का मरुस्थल,
ठीक है। दूसरा है आपके जैसलमेर का मरुस्थल, बीकानेर का मरुस्थल, बीकानेर का मरुस्थल। तीसरा है आपके बाड़मेर का मरुस्थल, तीसरा किसका? बाड़मेर का मरुस्थल। बांगड़ प्रदेश में बात करें तो आपको पता है, एक है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। दूसरा आपके शेखावाटी का अंतः प्रवाह, शेखावाटी का अंतः प्रवाह। तीसरा है आपके नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा है आपके लूणी या गोडवाड़ बेसिन, लूणी या गोडवाड़ बेसिन, लूणी या गोडवाड़ बेसिन। तो ये आपने पहले भी, आप सामान्य मरुस्थल का वर्गीकरण पढ़ते हो तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के ये भाग होते हैं कि घग्गर बेसिन, शेखावाटी, कंते प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि, ये आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ते हो। अब है राजस्थान का पठार, इसको अपन बांटते हैं तीन भागों में, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, मध्य अरावली, और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो इस प्रकार आपके भागों में बांटा जाता है। ठीक है। तो राजस्थान, राजस्थान का मैदान, पश्चिम राजस्थान का मैदान, बांगड़ क्षेत्र, पश्चिम राजस्थान के मैदान में 3, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है। और बांगड़ में देखिए घग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतः प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि और लूणिया गोडवाड़ बेसिन। ठीक है। राजस्थान का पठार है तो इसमें राजस्थान के पठार को और भागों में देखें तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। चंबल बीहड़ में देखें तो मध्य, चंबल बीहड़, मध्य चंबल बीहड़, मध्य चंबल बीहड़। और इसका एक देखा जाए तो निम्न चंबल बीहड़, निम्न चंबल बीहड़। मेरे हिसाब से आपने कई बार तैयारी की होगी और अच्छी भी तैयारी है आपकी, लेकिन ये आपके वर्गीकरण है, मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा लोगों ने आपने नहीं पढ़े। हाँ ठीक है, पढ़े होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपने, ये आपके वर्गीकरण रामलोचन सिंह जी का वर्गीकरण है, ये आपने नहीं पढ़ा, मेरा मानना यही है। ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तब ऑफलाइन बच्चों में देखा जाए तो आपके लगभग के, आपके देखा जाए तो 90% बच्चों की पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो आपके भी मेरे हिसाब से पढ़ा हुआ नहीं होगा। आपको अगर नया मिला है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आपके ये डीप आपके जानकारी है, तो आपके पेपर में क्या पता काम आ जाए कभी। तो कुल मिला के देखा जाए तो, और ये मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कोई मन से नहीं बता रहा हूँ, पता नहीं आप सोचोगे सर इतना डीप कहाँ से उठा के लेके आए, इतना कोई डीप प्रश्न जाता है क्या? ये आपके हरिमोहन सक्सेना बुक है, वहां से उठाया मैंने। और हरिमोहन सक्सेना में से प्रश्न तो बनता ही है, आपको ही पता है, आरपीएससी देती है प्रश्न, तो हरिमोहन सक्सेना से कभी ना कभी यहाँ से प्रश्न बनेगा। आपके 12 भाग पूछे तो आपके 12, ये 12 है। ठीक है। अब 12 में से 12 तक पहुंच गया तो 12 के कभी नाम भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना आप। तो 12 ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो किसके हैं ये? आपके रामलोचन सिंह जी के। ठीक है। फिर है आपके हरिमोहन सक्सेना और तिवारी जी के, हरिमोहन सक्सेना जी और तिवारी जी, इन्होंने दिया 1993 में। पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। भाग कितने हैं? 4, थार, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। देखो 4 भाग कौन से हैं, किस प्रकार है, ये तो मेरे हिसाब से आप सभी जानते हो। देखो ये आपके भौतिक प्रदेश है, जिसमें से आपके एक है ये आपके थार मरुस्थल, ये आपके अरावली, ये है पूर्वी मैदान,
और ये है दक्षिण पूर्वी पठार। 4 भौतिक प्रदेश है, चारों की बातें करेंगे, चारों को लेकर चलेंगे आगे अपन, और चारों में से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये किसका वर्गीकरण है, आपके हरिमोहन सक्सेना और तिवारी जी का वर्गीकरण है। 1994 में आपके वर्गीकरण दिया। पुस्तक ध्यान रखना, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल इनकी, और विश्व मिश्र की है राजस्थान का भूगोल, इसकी आपके हरिमोहन सक्सेना जी और तिवारी जी के राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो आप ज्योग्राफी से हो तो आपको मेरे से ज़्यादा ही पता होगा शायद, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो आपके पेंजिया, पेंतालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये स्थितियां आपके अलग हुई, कब हुई, क्या स्थितियां रही, इसमें अपन ज़्यादा डीप नहीं जाकर अपन सामान्य राजस्थान तक की बात करते हैं कि आपके पृथ्वी है, पृथ्वी में आपके एक पेंजिया जगह है, एक पेंतालासा है। पेंजिया होता है स्थल भाग जिससे क्या बनते हैं, महाद्वीप। पेंतालासा होता है जलीय भाग जिससे क्या बनते हैं, महासागर। पेंजिया से महाद्वीप और पेंतालासा से महासागर बनते हैं। अगर आप सोचो कि भाई विभाजन होता है तो विभाजन में जल का होगा या स्थल का, तो पृथ्वी की भू हलचल की वजह से आपके स्थल भाग में विभाजन हुआ पेंजिया में। पेंजिया में विभाजन होने से कुछ भाग आपके पेंजिया का टूट के उत्तर की तरफ चला गया, कुछ भाग टूट के दक्षिण की तरफ आ गया, ठीक है। एक हिस्सा आपके टूट के उत्तर की तरफ चला गया और एक हिस्सा टूट के दक्षिण की तरफ चला गया। उत्तर की तरफ गया उसको कह दिया अंगारा लैंड। जो उत्तर की तरफ हिस्सा गया टूट के उसको क्या कह दिया अपन ने, अंगारा लैंड नाम दे दिया। जो टूट के हिस्सा आपके उत्तर की तरफ गया उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, अंगारा लैंड नाम दे दिया। क्या दे दिया, अंगारा लैंड। चलो इसकी पूरी अलग ही कहानी, इसकी अलग ही समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपके देखो ध्यान ध्यान से समझना। ये मान लो आपके स्थल भाग है, स्थल कम है और जल ज्यादा, स्थल और जल। और स्थल भाग की अगर हम बात करें तो स्थल को आपके ज्योग्राफी में आपको पता है पेंतालासा कहा जाता है, और जलीय भाग को ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है, पेंजिया, ठीक है। और पेंजिया जल को और स्थल को कहा जाता पेंथालासा। पेंजिया से क्या बनते हैं आपके महाद्वीप, ठीक है। और पेंथालासा से क्या बनते हैं, महासागर। क्या बनते हैं, महासागर। फिर क्या हुआ, आपके भू हलचल की वजह से पेंजिया टूट गया 2 भागों में, और पेंजिया टूटने के बाद एक हिस्सा आपके जो उत्तर की तरफ गया उसका नाम हो गया अंगारा लैंड, और जो हिस्सा टूट के दक्षिण की तरफ गया उसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। क्या नाम हो गया, गोंडवाना लैंड। एक हिस्सा टूट के आपके उत्तर की तरफ गया उसका नाम हो गया अंगारा लैंड, इसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड, इसको लोरेंसिया भी कहा जाता है। अंगारा लैंड को क्या कहते हैं अपन, लोरेंसिया, ठीक है। और एक भाग है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये 2 भूभाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना, 2 भूभागों में पृथ्वी टूट गई। इसके बीच में आपके था 33 सागर। इसके बीच में क्या था आपके, 33 सागर। इसके बीच में 33 सागर था, और 33 सागर में आपके ये जो जलीय भाग था, यहाँ पर धीरे 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 इस आपके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आपके अवसाद जाने लगे। क्या जाने लगे, आपके अवसाद जाने लगे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आपके इस प्रकार। और 33 सागर में धीरे 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 काफी हजारों करोड़ों वर्ष बाद में देखा जाए तो अवसाद आए। अवसाद आने से आपके क्या हुआ कि ये जो आपके यहाँ पे जल था वो धीरे धीरे साइडों में चला गया, और यहाँ अवसाद इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे अवसाद आ गए, तो यहाँ जो जल था वो साइडों में चला गया, और यहाँ क्या बन गई, 33 भूसन्नति बन गई। क्या बन गई, 33 भूसन्नति, 33 भूसन्नति बन गई, 33 भूसन्नति। दलदलीय छिछला भाग होता है, दलदलीय छिछला भूभाग,
छिछला भूभाग होता है, उसको हम कहते हैं आपके 33 भूसन्नति का। भूसन्नति क्या होती है? दलदली छिछला भाग होता है, उसको कहते हैं भूसन्नति। तो ये आपके धीरे धीरे आपके भूसन्नति थी, एक आपके नया आपके भूभाग बन गया। देखो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड पहले से बने हुए थे, बीच में कौन सा भूभाग बन गए आपके? 33 सागर से जो भूभाग बना 33 भूसन्नति बन गई। तो एक 3 नए भूभाग, 3 भूभाग हो गए, अंगारा लैंड, 33 सागर से जो भूभाग बना और गोंडवाना लैंड। अब आपको ध्यान में रखना इन दो, इनमें सबसे नया कौन सा, पुराना कौन सा? आपको ये ध्यान में रखना 33 सागर से जो भूभाग बना वो बाद में बना, नया है। इन दोनों की बात करें तो ये पुराना है। तो ये इन दोनों से जो भूभाग बनेंगे वो होंगे प्राचीन, 33 सागर से जो भूभाग बनेगा वो होगा नया। 33 सागर की जगह जो भूभाग बनेगा वो होगा नया, इन दोनों से होंगे प्राचीन। अब अपन बात करें तो सामान्य अगर हम बात करें मैप में अगर देखें अपन, इसमें अगर हम देखें तो आपको पता है यहां पर, यहाँ आपके उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ एशिया और यूरोप, ये आपकी स्थिति है, यूरोप है, यहाँ एशिया है, और आपको पता है ये आपके प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अफ्रीका है, और यहाँ पर आपको पता है क्या, अंटार्कटिका। ये भूभाग है। इसमें अगर हम बात करें कि आपके अंगारा लैंड से कौन सा बना और गोंडवाना लैंड से कौन सा बना, इसमें अगर देखा जाए तो आपको स्पष्ट ये पता चल रहा है कि जो ऊपर वाले भाग है वो आपके अंगारा लैंड के भाग है। जैसे मान लो आपके इसको अलग आपके कलर भर के मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ कि ये दो, ये आपके अलग भूभाग है, जैसे ये अलग है, ये अलग है। और इसमें भी अगर हम देखें तो आपके ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आपके अलग भूभाग है, ठीक है। ये आपके उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया किसके भाग है? अंगारा लैंड के भाग है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया किससे बने? अंगारा लैंड से। और इसमें अगर हम देखें तो गोंडवाना लैंड से कौन से बने? तो गोंडवाना लैंड की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपके अंटार्कटिका। कौन सा बना? आपके अंटार्कटिका बना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आपके जो दक्षिण वाले जो भूभाग है वो आपके किससे बने? गोंडवाना लैंड से। और उत्तर वाले जो भूभाग है वो किससे बने? आपके अंगारा लैंड से, ठीक है। तो ये 3 महाद्वीप आपके किसके हिस्से हैं? अंगारा लैंड के। बाकी के आपके किसके हिस्से? आपके गोंडवाना लैंड के। प्रायद्वीपीय भारत आपके किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें इसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अपन देखा जाए तो उससे पहले एक बार अपन भारत के भौतिक प्रदेश देख लेते हैं। अगर भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करें, भारत के भौतिक प्रदेशों में अगर आप देखोगे तो भारत के भौतिक प्रदेश एनसीईआरटी कहती है 6 भौतिक प्रदेश है, बाकी सामान्यतः 5 भौतिक प्रदेश मानते हैं। 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? 6 भौतिक प्रदेश है आपके, एक तो हिमालय है, एक प्रायद्वीपीय पठार है, एक उत्तरी विशाल मैदान है, एक आपके थार का मरुस्थल है, एक आपके तटीय मैदान है, और एक आपका द्वीप समूह है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके हिमालय है, ये जो भूभाग है यहाँ पर आपके है हिमालय, ठीक है। यहाँ पर आपके उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान है, और ये आपको पता है प्रायद्वीपीय पठार है। ये कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पर तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। बाकी देखा जाए तो 5 भौतिक प्रदेश माने तो अपन थार के मरुस्थल को उत्तरी विशाल मैदान का वरदान मानते हैं, ठीक है। फिर भी अगर हम देखें इसमें
इनको अलग अलग भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से समझे अपन। तो ये जो आपके हिमालय है, हिमालय का आपको पता है कि राजस्थान से कोई लेना देना नहीं हिमालय का, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का हिमालय से लेना देना है, ठीक है। उत्तरी विशाल मैदान का हिमालय से, उत्तरी विशाल मैदान का भी हिमालय से आपके लेना देना है। देखो अगर हम बात करें तो राजस्थान के 2 भौतिक, क्या आप ये बताओ पहले तो 5 भौतिक प्रदेश आपके भारत के, उसमें राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है क्या? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश, इन तीनों की बता दो, इन तीनों में से किसी में है क्या? है। कैसे? उत्तरी विशाल मैदान के 2 भाग है आपके, कौन से? एक तो आपके थार मरुस्थल उत्तरी विशाल मैदान का भाग है, और आपके ये जो पूर्वी मैदान है ये आपके किसका भाग है? पूर्वी मैदान, ये आपके है उत्तरी विशाल मैदान का। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के 2 थार के, मरुस्थल के और पूर्वी मैदान के अलावा जो बचे आपके, एक तो अरावली है, एक तो अरावली है, और एक कौन सा आपके? दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। ये 4 ही भौतिक प्रदेश है, चारों आपके भारत के 2 भौतिक प्रदेशों का हिस्सा, उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। थार मरुस्थल पूर्वी मैदान उत्तरी विशाल मैदान के, और प्रायद्वीपीय पठार के अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार हिस्सा है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको ये ध्यान में रखना, उत्तरी विशाल मैदान और हिमालय 33 सागर की जगह बने हैं, और प्रायद्वीपीय पठार आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है? आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा। उत्तरी विशाल मैदान है जो आपके 33 सागर की जगह बना, 33 सागर की जगह बना, और प्रायद्वीपीय पठार है जो आपके किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। थार मरुस्थल पूर्वी मैदान उत्तरी विशाल 33 सागर, ठीक है। अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार, प्रायद्वीपीय पठार और गोंडवाना लैंड का। अब आप देखो यहां से बहुत ही लॉजिक वाली बात आई है यहां पे। मेरी क्लास की अगर बात करें तो खासियत ये है कि मैं नॉलेज खूब दे दूंगा, मैटर खूब बता दूंगा, लेकिन ये बीच बीच में मजाक वगैरह ये थोड़ी बहुत कम रहती है, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में मैटर दे देंगे, समझा देंगे और खूब है, और आप मजाक नहीं करनी तभी तो पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टाइम पास करना होता तो यूट्यूब पे पढ़ाते और 1 घंटा पढ़ाते और 1 घंटे में बहुत कम बताते, खाली मजाक ही करते, ठीक। वो अपने को करनी नहीं, अपने को मैटर बताना, फैक्ट खूब बताऊंगा, मैटर खूब बताऊंगा, मैटर वाली टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो 33 सागर की बात करें तो 33 सागर से उत्तरी विशाल मैदान बना है। थार का मरुस्थल पूर्वी मैदान भी, ये भी किसका हिस्सा? 33 सागर का हिस्सा। किसका हिस्सा? 33, मतलब उत्तरी विशाल मैदान 33 सागर से बना है, तो थार मरुस्थल पूर्वी मैदान उत्तरी विशाल का है, तो वो भी तो 33 सागर से बने। थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है, और ये 33 सागर से बना है, तो ये दोनों भी 33 सागर से बने। अरावली दक्षिणी पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड से बना, तो प्रायद्वीपीय पठार से ये अरावली दक्षिण पूर्वी पठार बने, तो ये भी किसके हिस्से हैं? गोंडवाना लैंड के। किसके हिस्से हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इसमें अगर एक चीज और देखी जाए कि इसमें प्राचीन कौन सा है? उत्तरी विशाल मैदान प्राचीन है या दक्षिणी पूर्व या आपके प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन? दोनों में प्राचीन कौन सा, मतलब पहले कौन सा बना? पहले बना प्रायद्वीपीय पठार। आपको पता है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड पहले बने 33 सागर से। कोई भी भूभाग बनेगा वो बाद में बनेगा, हिमालय भी बाद में बना, ठीक है। तो उत्तरी विशाल मैदान है नया, प्रायद्वीपीय पठार है पुराना। 33 सागर से जो भूभाग बनेगा वो नया होगा, गोंडवाना लैंड से जो भूभाग बनेगा पुराना होगा। इसका मतलब उत्तरी विशाल मैदान के तो ये दोनों ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार के ये दोनों भाग, इसका मतलब ये दोनों है नए, ये दोनों है पुराने। भाई ये इसके हिस्से तो ये पुराने, ये दोनों नए, ये दोनों पुराने। यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे नया है थार का मरुस्थल, सबसे पुरानी है अरावली। सबसे नया थार का मरुस्थल और सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली, ठीक है। अब एक बात और,
आपको पता है कि भाई 33 सागर में अवसाद है, अवसाद इकट्ठा और अवसादों के इकट्ठा होने से भूभाग बना। और अवसाद में क्या है? कंकड़ पत्थर, मिट्टी। कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है। और मिट्टी कंकड़ पत्थर जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां पर आपके क्या नहीं बनता है? आग्नेय चट्टान नहीं बनती, यहाँ पर अवसादी चट्टान ही बनती है। और अवसादी चट्टान जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर क्या कौन सा खनिज पाया जाता है? अधात्विक। कौन सा खनिज पाया जाता है? अधात्विक। जहाँ पर आपके आग्नेय चट्टानें पाई जाती है वहाँ खनिज पाया जाता है धात्विक। आपको पता है कि उत्तरी विशाल मैदान में 33 सागर से बना है। 33 सागर में अवसाद है, तो अवसादी चट्टान, इसका मतलब उत्तरी विशाल मैदान में कहीं पर भी धात्विक खनिज नहीं मिलेगा। सोना, चांदी, तांबा, टिन, एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहा, ये कहीं नहीं मिलेगा। उत्तरी विशाल मैदान में कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो 33 सागर से नहीं बना है, 33 सागर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उत्तरी विशाल मैदान आपके किसका हिस्सा? 33 सागर का। अवसादी चट्टानें पाई, इसका मतलब उत्तरी विशाल मैदान में अवसादी चट्टानें पाई जाती है, तो थार मरुस्थल पूरी मैदान में भी तो अवसादी चट्टान है। यहाँ पर भी धात्विक खनिज नहीं है, तो इन दोनों में धात्विक खनिज नहीं पाया जाता। थार के मरुस्थल में अगर आप रहते हो तो कोई चांस नहीं कभी सोना, चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा, टिन, एल्यूमिनियम निकल जाए, कोई चांस नहीं, कभी नहीं निकलेगा। लेकिन बडेरा को पूर्ण कर जना कोई कौन निकले। हाँ ठीक है, कोई बडेरा को कोई दाबिड़ हुए मायने, कोई बूरिड़ हुए, मटकी में गाल, कोई चोर चकारों डरता कोई मान लो जमीन में गाड़ दियो है, ठीक है, तो अगर मिल जाए अलग बात है। बाकी चट्टानों में कोई सोना, चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा, टिन, एल्यूमिनियम, लोहा, टंगस्टन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चांस ही नहीं है, क्योंकि अवसाद है, अंदर मिट्टी है तो सोना कैसे निकल जाएगा? अंदर मिट्टी है तो लोहा कैसे निकल जाएगा? कोई चांस नहीं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार में यहाँ आग्नेय, धारवाड़ वगैरह चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पर धात्विक खनिज पाया जाता है, इसलिए अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार में भी आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। अरावली में आंतरिक आग्नेय ग्रेनाइट चट्टानें और दक्षिणी पूर्वी पठार में बाह्य आग्नेय बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर धात्विक, यहाँ पर अधात्विक, ठीक है। तो ये सामान्य आपके जानकारी है जो आपके कभी ना कभी काम आती है पेपर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो उत्तरी भाग जो पेंजिया का हिस्सा टूट के गया उत्तर की तरफ, उसको नाम दे दिया अंगारालैंड लोरेंसिया। दक्षिण की तरफ गया उसको दे दिया गोंडवानालैंड। मध्य में आ गया 33 सागर। पेंतलासा से क्या बना? महासागर। अगर हम बात करें तो 33 सागर उत्तरी विशाल मैदान का भाग है, और यहाँ पर आपके थार मरुस्थल और पूरी मैदान किसका भाग? उत्तरी विशाल मैदान का। गोंडवानालैंड प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और हाड़ौती और अरावली किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। सबसे प्राचीन, सबसे नवीन, नए से प्राचीन या प्राचीन से नए कह सकते हो, सबसे नया थार का मरुस्थल, फिर पुराना सबसे पुराना प्रायद्वीपीय पठार है। अब हम बात करते हैं आगे। अब अगर हम देखें तो सामान्य एक बार सारे भौतिक प्रदेश जो 4 है इनकी एक बार सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि भाई आपके क्या क्या किस किस प्रकार आपके जानकारी। अगर हम देखें कि भाई आपके ये जो भूभाग है, ठीक है, 4 भौतिक प्रदेश, इसमें अगर देखें क्षेत्रफल देखा जाए थार के मरुस्थल का 61.11, कितना? 61.11। ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला भौतिक प्रदेश 61.11। अरावली का देखा जाए तो आपके 9%, अरावली का देखा जाए तो 9% है। पूरी मैदान का 23% है, और हाड़ौती का 6.89। मतलब न्यूनतम आपके किसका है? हाड़ौती का, और सर्वाधिक किसका? आपके सर्वाधिक किसका? थार मरुस्थल का। तो सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? थार मरुस्थल। सबसे कम किसका? दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें, उसके बाद जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में, अरावली में 10%, पूरी मैदान में 39 और हाड़ौती में 11%। मतलब आपके इसमें सबसे कम है, न्यूनतम कहाँ है? अरावली में, और सर्वाधिक कहाँ पर है? आपके थार के मरुस्थल में। तो थार के मरुस्थल में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, और कम कहाँ रहती है? आपके अरावली में। कम कहाँ रहती है? अरावली में। ये स्थिति है। और 10% अरावली में, यहाँ 40। ज़्यादा अंतर नहीं है आपके, इधर आपके 11 का और 10 का, इधर आपके 39 का और 40 का। फिर थार के मरुस्थल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल में आपकी स्थिति क्या है? जनसंख्या घनत्व में 4था स्थान। भाई क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। जनसंख्या ज़्यादा नहीं, क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या बहुत कम है।
तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो पूरी मैदानी प्रदेश का है, फर्स्ट स्थान पे आ जाता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? आपके थार मरुस्थल का। तो यहाँ पर आपकी क्या स्थिति हो जाती है? न्यूनतम। क्या स्थिति हो जाती है? न्यूनतम। तो थार मरुस्थल सॉरी सर्वाधिक, यहाँ आपके सर्वाधिक, फर्स्ट स्थान पर सर्वाधिक, ठीक है। और यहाँ पर आपके न्यूनतम। फिर अगर हम बात करें जलवायु, तो आपके जलवायु आपके शुष्क व अर्ध शुष्क है थार के मरुस्थल में। फिर आपके उपार्द्र है, आर्द्र है, अति आर्द्र है। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। मिट्टी की बात करें तो बलुई या रेतीली मृदा, पर्वतीय या वन्य मृदा, पूरी मैदान में जलोढ़ या दोमट, और हाड़ोती में आपको पता है काली मृदा। फिर निर्माण काल की बात करें तो प्लीस्टोसीन और टर्शियरी काल में। प्लीस्टोसीन देखो, इसमें तो आपके देखा जाए तो आपके आते आते सबसे पहले महाकल्प, फिर कल्प और फिर युग, ठीक है। और आप इसमें ज्योग्राफी वाला और भी ज़्यादा जानते हो, इसमें आप महाकल्प भी आपको पता होगा, कल्प भी पता होगा, युग भी सारे पता होंगे, ठीक है। तो ये आपके प्लीस्टोसीन कल्प है, टर्शियरी काल है कल्प है, प्री कैम्ब्रियन कल्प है, प्लीस्टोसीन इसमें, और इसमें भी आपकी क्रिटेशियस। सबसे पुराना कौन सा है? आपके प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। सबसे नया है प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। तो इसमें सबसे पहले आपके प्री कैम्ब्रियन में बनी ये आपके, फिर थार के मरुस्थल में टर्शियरी और प्लीस्टोसीन। भाग किसका? 33 सागर गोंडवाना लैंड, 33 सागर गोंडवाना लैंड, ठीक है। 2 गोंडवाना लैंड के भाग है, 2 33 सागर के भाग है। तो ये सामान्य जानकारी है, और इसमें से आपके कई बार प्रश्न आते हैं, वो आपके सही भी हो जाएंगे, कोई ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें थार का मरुस्थल, सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश लेते हैं? थार मरुस्थल। देखो, थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल विश्व में आपके जितना भी आपके थार के मरुस्थल का विस्तार है, उसमें अगर देखा जाए तो राजस्थान, पहले भारत की बात करें, भारत में 85% मरुस्थल है थार मरुस्थल, और बाकी 15 किस में जाता? पाकिस्तान। विभाजन के बाद आपके कुछ मरुस्थल पाकिस्तान में चला गया। तो 85% तो राजस्थान भारत में है, और 15% कहाँ पर? आपके पाकिस्तान। अब 85 में से आपके अपने देखा जाए राजस्थान में 62% है, 38% अन्य राज्यों में। 62% कहाँ है? राजस्थान में, अकेले में राजस्थान 62%। 85 का 100 मान लो, 85 अपना 100 ही है, मतलब जितना भारत में मरुस्थल है उसका आपके 62% कहाँ पे? राजस्थान में। बाकी अन्य राज्यों में कितना? 38%। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो थार मरुस्थल का जो 100% क्षेत्रफल है आपके 85% भारत में, 15% पाकिस्तान में, राजस्थान में 62 और अन्यों में आपके 38। क्षेत्रफल की बात करें 2.13, 2.09, 1.75, कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें मैं कुछ ही नहीं कह सकता कि ये अगर देखा जाए तो ये लगभग आपके 62 के आसपास है, ये आपके 61.11 के आसपास है, ठीक है। और ये लगभग 52-53 के आसपास, 51-52 के आसपास है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ज़्यादातर प्रश्न आपके इसका ही आता है कि मुख्य आपके मरुस्थल है बालू का स्तूपों से ढका हुआ कौन सा? 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर। बाकी ये भी है, ये भी है, तीनों याद रखें, 2.13, 2.09, 1.75 लाख, ठीक है। वनस्पति की बात करें तो जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति। इस जीरोफाइट मरुद्भिद की क्या विशेषता है? देखो, जीरोफाइट या मरुद्भिद की विशेषता, पत्तियां होती है इसकी छोटी, पत्तियां छोटी, कांटेदार, जड़ें होती है गहरी, जड़ें गहरी, पत्तियां छोटी और कांटेदार होती है, जड़ें गहरी। अब देखो दोनों कारण क्या है इसका। पत्तियां छोटे होने का कारण क्या है कि पत्ती अगर बड़ी होती, जैसे मान लो एक केले का पौधा है, केले के पौधे का जितना अपने थार के मरुस्थल में अगर पत्ता होता, ठीक है, तो आपको पता है कि बड़ा पत्ता होता है तो वो आपके उसके सूर्य किरणें पड़ती तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो उन पत्तियों को वापस पानी चाहिए, और जड़ों में से पानी की नीड होती है। और आपको पता है थार के मरुस्थल में पानी है नहीं, तो पत्तियाँ होती है छोटी ताकि वाष्पोत्सर्जन क्या हो? कम हो। छोटी पत्तियां होने का कारण ये है कि वाष्पोत्सर्जन कम हो आपके, और पानी की आवश्यकता कम हो। और इसमें अगर हम देखें तो
पत्तियां छोटी होती, कई बार पत्ती होती है वो कांटे का रूप धारण कर लेती, पत्तियां होती नहीं कांटा बन, जैसे केंटो है, केर का पेड़ है, ठीक है, तो केर का पेड़ है उसके आपके क्या होता है, सीधे ही आपके क्या है कांटे होते हैं, पत्तियां होती नहीं। और आप देखते हो केर का पेड़ है जो लगभग हरा भरा रहता है, एनी टाइम कभी भी देख लो। तो हरा भरा रहने का कारण क्या है, इसमें हरा भरा रहने का कारण ये है कि आपके यहाँ पे इसमें पानी की आवश्यकता रहती है कम, वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है, पत्तियां हैं नहीं, जड़ें बहुत गहरी होती है इसकी, जड़ें बहुत गहरी होती है इसकी, ठीक है। जड़ें गहरी होने का कारण ये है कि आपके पानी को प्राप्त करने के लिए जड़ें आपके बहुत गहरे पे जाना पड़ता है, क्योंकि थारकिया मरुस्थल में पानी काफ़ी गहरे पर है, काफ़ी नीचे पानी, तो जड़ें गहरी होती है और बहुत बड़ा वृक्ष होता है आपके थारकिया मरुस्थल में। अगर पेड़ को किसी को निकालना है, गिराना है, तो जेसीबी की आवश्यकता पड़ती है, सामान्य से नहीं निकलता, ठीक है। तो आपके जड़ें गहरी, पत्तियाँ कांटेदार और छोटी होती है। इसकी डाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और लूणी के अनुसार। देखो डाल का पता कैसे चलता है, यहाँ अजमेर है, अजमेर से आपकी एक नदी निकलती है लूणी, जो आपके आगे कहाँ जाती है, कच्छ के रण में। कौन सी नदी निकलती है, लूणी। अब आप खुद ही बता दो कि इसका डाल किधर है, आपको खुद को ही पता चल जाएगा, राजस्थान है। और अब आप देखो किधर है, दक्षिण पश्चिम से, सॉरी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है, इस तरफ ढाल है, ठीक है। और ढाल पानी से पता चलती है, ना कि हवा से। ढाल किससे पता चलती है, पानी से, ना कि हवा से। जैसे मान लो अगर आप देखोगे कि भाई आपके मरुस्थल जा रहा उधर, मरुस्थल उधर बढ़ रहा है, ढाल इधर है, कई बार बच्चे कहते सर इधर ढाल बताइए आपने, तो आप कह रहे हो मरुस्थल उधर जा रहा, मरुस्थल उधर आगे बढ़ रहा। तो मरुस्थल आगे बढ़ने में हवा का योगदान होता है, ढाल का पता चलता है किससे, पानी से चलता है। किससे चलता है, पानी से। तो लूणी नदी के अनुसार ढाल है। तो इसमें जिले देखो कौन सा जाएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, चूरू और सीकर। ये तो पुराने वाले जिले में पहले वाली है। नया जिला आ जाएगा बालोतरा, फड़ौदी, जोधपुर, जोधपुर तो इसमें पहले आ गया, ठीक है। पश्चिमी ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। तो इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जिले तो 12 हुआ करते थे, कौन सा कम है जिला इसमें, जिला इसमें आपके पाली नहीं लिखा हुआ है, कौन सा नहीं लिखा हुआ है, पाली, ठीक है। चलो 12 जिले तो हो गए ये पहले वाले, ठीक है। अब इसमें बालोतरा नया 13, फड़ौदी 14, पश्चिम ब्यावर, ठीक है, आपके 12 13 14 15 16 जिले। वर्तमान में कितने जिले हैं, 16। आपको एक बात बता दूं, पहले आपके 16 जिले मरुस्थलीकरण में हुआ करते थे। पहले 16 जिले आपके किस में हुआ करते थे, मरुस्थलीकरण में 16 जिले हुआ करते थे। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी आपके 16 जिले मरुस्थल में। मरुस्थलीकरण का तो अलग होता है। मरुस्थलीकरण होता है कि मरुस्थल कितने जिलों में फैल चुका, वो होता है मरुस्थलीकरण। और मरुस्थल होता है कि वर्तमान में मरुस्थल है कितनों में। तो 16 जिले, पहले तो 12 जिलों में तो था मरुस्थल, पुराने के अनुसार देखे तो 16 जिलों में था मरुस्थलीकरण। अभी देख के तो 16 जिलों में हो गया मरुस्थल। अब मरुस्थलीकरण कितने कितने जिलों में, नए जिलों के अनुसार आपके हमारे पास डाटा आया नहीं है, ये तो अपन ने अनुमान लगाया बस। मरुस्थल की विशेषता क्या, देखो मरुस्थल की विशेषता क्या है कि यह मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। अब आप कह रहे हो सर अभी तो आपने कहा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो वो अपने भौतिक प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, लेकिन आपके विश्व में ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। यहाँ विश्व के मरुस्थलों की तुलना करें तो यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पर ही है। और जैव विविधता, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीवों की क्या होगी, यहाँ पर विविधता होगी। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यह अरावली पर्वतमाला की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित। अब आपको एक बात और बता दे तो वृष्टि छाया क्या होती है। जैसे मान लो आपकी ये पहाड़ी है,
इस पहाड़ी में इधर से बादल आके इस पहाड़ी से टकरा कर यहाँ क्या करते हैं, बारिश। तो इस भाग में तो हो जाती है बारिश, लेकिन ये भाग रह जाता है सूखा, जहां पर आपके क्या पड़ती है, छाया पड़ती है, ये भाग रह जाता है सूखा। इसको हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। और वृष्टि छाया प्रदेश आपके जहां पर भी बनता है वहां क्या बनता है, मरुस्थल। वृष्टि छाया प्रदेश होता है जहां वर्षा नहीं होती, इधर से मानसून आता है बारिश नहीं होती, तो ये वृष्टि छाया मतलब पहाड़ी की छाया का क्षेत्र, पहाड़ी के पीछे का क्षेत्र जहाँ बारिश नहीं होती है। तो अरावली के पीछे का क्षेत्र, उधर से मानसून आता, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी वाले से आता, इधर मानसून को रोक लेती है, उधर बारिश हो जाती है, इधर वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। ठीक है, तो वृष्टि छाया प्रदेश होता है कि आपके बारिश वहाँ पे नहीं होती। एक बार प्रश्न पूछ लिया कि जहाँ पर आपके बारिश कम होती है, नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको आपके ये नहीं है कि आपके अतिवृष्टि कहते हैं, वो होता है आपके सूखा क्षेत्र कह सकते हैं अपन। अतिवृष्टि, जहाँ मैंने प्रश्न पूछ लिया कि जहाँ बारिश नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, कम होती है, वो क्षेत्र कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं आपके वृष्टि छाया प्रदेश, ये सूखा क्षेत्र है। उसने कहा नहीं, अतिवृष्टि। और अतिवृष्टि मतलब यह होता है कि अतिवृष्टि मतलब बारिश ज़्यादा होती है, वृष्टि मतलब नहीं होती है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश, तो इसमें मरुस्थल बनता है। ऐसे वृष्टि छाया प्रदेश भारत में कितने हैं, भारत में अगर वृष्टि छाया प्रदेशों की बात करें तो भारत में वृष्टि छाया प्रदेश कितने बनते हैं, 3। कितने बनते हैं, 3 वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं। ठीक है, एक तो बनते हैं पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, भारत में देखा जाए तो पश्चिमी घाट है यहाँ पर, इसके पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश बनता है जब मानसून आता है तब। एक बनता है हिमालय के उत्तर में, ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में। एक बनता अरावली के पश्चिम में। ठीक है, तो 3 जगह बनता आपके क्या, वृष्टि छाया प्रदेश। लेकिन मरुस्थल 2 जगह बनता है, एक तो लद्दाख वाला मरुस्थल है और एक आपके थार मरुस्थल है। पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में मरुस्थल बनता नहीं है, क्योंकि आपके जब मानसून लौटता है तब उधर बारिश हो जाती है, तो मरुस्थल की स्थिति बनती नहीं है। यहाँ टर्शरीकालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है, अतः यहाँ अधात्विक खनिज पाया जाता है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने इसको रुक्ष प्रदेश का, ठीक है, और हवेनसांग ने इसको गुर्जरात्रा का। हवेनसांग ने क्या कहा, गुर्जरात्रा है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे थार के मरुस्थल का महत्व और आगे की जानकारी आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। आज आपने पढ़ा भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण और किस किस ने किस प्रकार वर्गीकृत किया, किस प्रकार बांटे। एक बार आपने सामान्य भौतिक प्रदेशों की जानकारी देख ली। थार के मरुस्थल की कम से कम आपने लगभग विशेषता तक स्थिति देख ली। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण देखेंगे, मानसून को आकर्षित कैसे करता है, किस प्रकार मरुस्थल का योगदान है, और मरुस्थल में अन्य अन्य शब्दावली देखेंगे और आगे स्थितियाँ अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं, सभी को राम राम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।